नमस्कार। हिंदी साहित्य का एक ऐसा दौर जो बहुत शानदार है, पर उतना ही कंट्रोवर्शियल भी। हम बात कर रहे हैं रीतिकाल की, जो 17वीं से 19वीं सदी के बीच का समय था। अब देखिए, रीतिकाल को समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, भक्ति काल में। उस दौर में कविता का दिल थी भक्ति। वो आम लोगों के बीच से निकलती थी, पर फिर कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ जैसे पलट गया। कविता का मेन टॉपिक भक्ति से श्रृंगार बन गया और वो आम लोगों के आंगन से निकलकर सीधे राजाओं के दरबार में जा पहुंची। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये हुआ कैसे? ऐसा क्या बदल गया कि कविता ने भक्ति का रास्ता छोड़कर श्रृंगार का दामन थाम लिया और वो लोगों के बीच से निकलकर महलों में क्यों कैद हो गई? चलिए, आज की इस चर्चा में इसी गुत्थे को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम भक्ति काल से रीतिकाल तक के इस बदलाव को समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि ये जो नई दरबारी संस्कृति आई, उसने सब कुछ कैसे बदल दिया। इसके बाद कला, विलास और दिखावे के रिश्ते पर बात होगी। फिर हम रीति के मतलब को समझेंगे, यानी कविता के व्याकरण को। जानेंगे उस दौर के 3 अलग-अलग कवियों और उनकी धाराओं के बारे में। और आखिर में देखेंगे कि रीतिकाल की विरासत क्या है। तो रीतिकाल का जो समय है वो मोटे तौर पर संवत 1700 से 1900 के बीच का है। और इस दौरान ना कविता का पूरा फोकस ही शिफ्ट हो गया। देखिए, ऐसा नहीं है कि भक्ति काल में रोमांस यानी श्रृंगार था ही नहीं, या रीतिकाल से भक्ति एकदम गायब हो गई। नहीं, दोनों चीजें दोनों दौर में थीं, बस प्रायोरिटी बदल गई थी। भक्ति काल में भक्ति मेन कैरेक्टर थी और श्रृंगार साइड रोल में। रीतिकाल में ये रोल रिवर्स हो गया, श्रृंगार मेन कैरेक्टर बन गया और भक्ति चली गई साइड रोल में। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि कविता का स्टेज ही बदल गया। पहले कविता का स्टेज था लोगों का खुला आंगन, चौपालें। अब स्टेज था राजाओं का बंद कमरा, उनकी महफिल। तो जाहिर है, जब स्टेज बदला तो ऑडियंस भी बदल गई। कवि अब आम जनता के लिए नहीं लिख रहे थे, वो लिख रहे थे अपने पेट्रन के लिए, मतलब उस राजा या सामंत के लिए जो उन्हें पैसा और पनाह देता था। और ये जो बदलाव था ना, ये कोई हवा में नहीं हुआ था। इसके पीछे थी बड़ी राजनीतिक वजहें। असल में कविता का मिजाज इसलिए बदल रहा था क्योंकि पूरे देश का, पूरे भारत का राजनीतिक मिजाज बदल रहा था। चलिए, थोड़ा इतिहास को खंगालते हैं। देखिए, जब तक अकबर थे, एक मजबूत सेंट्रलाइज्ड मुगल साम्राज्य था, सब कुछ कंट्रोल में था। लेकिन 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद ये पूरा स्ट्रक्चर बिखरने लगा। दिल्ली की पकड़ कमजोर हुई और इसका फायदा उठाकर देश के अलग अलग कोनों में छोटे छोटे राजा, सामंत, ये सब पावरफुल हो गए और इन सब ने अपने अपने छोटे छोटे आलीशान दरबार बना लिए। और ये जो नए नए दरबार बने ना, वो एक तरह से लग्जरी और आर्ट के सेल्फ कंटेन्ड बबल्स बन गए। सोचिए, एक बुलबुला जिसका बाहर की दुनिया की परेशानियों से, आम लोगों की जिंदगी से कोई वास्ता नहीं है, उसके अंदर बस ऐशो आराम है, शान शौकत है। तो कवि और कलाकार भी अब इन्हीं बुलबुलों के अंदर अपने अमीर पेट्रन्स को खुश करने के लिए, उनके मनोरंजन के लिए कला बना रहे। और हाँ, ये जो लग्जरी और डिस्प्ले पर इतना जोर था, ये सिर्फ पोएट्री में नहीं था। उस जमाने की हर फाइन आर्ट में आपको यही चीज दिखेगी। आप किसी भी कला को उठाकर देख लीजिए। आर्किटेक्चर की बात करें तो कहाँ अकबर के लाल पत्थर के मजबूत किले जो ताकत और स्थिरता दिखाते थे, और कहाँ शाहजहां के संगमरमर के खूबसूरत महल जिनमें बारीक नक्काशी थी। ये सब क्या था? ये विलासिता का प्रदर्शन था। पेंटिंग में भी अब नायिका भेद जैसे रोमांटिक थीम हावी होने लगे। और म्यूजिक में भी ध्रुपद जैसी सीरियस गायकी की जगह ठुमरी जैसी हल्की फुल्की रोमांटिक शैली पॉपुलर हो गई। मतलब हर कला उस दरबारी माहौल को ही रिफ्लेक्ट कर रही थी। तो मतलब साफ है, आर्ट का मकसद ही बदल गया था। अब आर्ट का गोल स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट या मोक्ष पाना नहीं था, बल्कि कुछ चुनिंदा अमीर लोगों को एंटरटेन करना और उनकी अमीरी का दिखावा करना था, बस। अच्छा, अब आते हैं इस दौर के नाम पर, रीतिकाल। ये रीति क्या चीज है? इसका मतलब क्या है? असल में रीति का मतलब है नियम, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जिनके हिसाब से उस दौर की कविता लिखी जा रही थी। तो रीति का मतलब है एक परंपरा, एक तरीका, एक मेथड। ये नियम आए थे संस्कृत काव्य शास्त्र से, और इन नियमों का पूरा जोर कविता की क्राफ्ट पर था, उसकी टेक्निक पर। मतलब अब इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था कि कविता क्या कह रही है या क्यों कह रही है। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये था कि कविता कैसे कही जा रही है,
उसकी बनावट कैसी है, उसमें नियम फॉलो हुए हैं या नहीं, उसके अलंकार, उसकी सजावट कितनी खूबसूरत है। रीतिकाल के एक बड़े कवि हुए केशवदास। उन्होंने एक लाइन में इस पूरे दौर का सार बता दिया। वो कहते हैं, भूषण बिन न विराजेई, कविता बनिता मिथ। मतलब जैसे गहनों के बिना एक औरत या एक दोस्त अच्छा नहीं लगता, वैसे ही अलंकारों यानी ऑर्नामेंटेशन के बिना कविता भी सुंदर नहीं लगती। बस यही था रीतिकाल का मूल मंत्र, सजावट, सजावट और बस सजावट। लेकिन एक मिनट, इसका मतलब यह नहीं कि उस दौर के सारे कवि एक ही लकीर पीट रहे थे। नहीं, इन नियमों को लेकर भी कवियों के अलग अलग अप्रोच थे। और इसी आधार पर हम रीतिकाल के कवियों को 3 मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। ये 3 धाराएं हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। चलिए फटाफट समझते हैं। रीतिबद्ध, ये थे रूल मेकर्स या आचार्य। इन्होंने अपनी कविताओं में नियम बनाए और समझाए, जैसे केशवदास। फिर आए रीति सिद्ध, ये थे मास्टर्स। इन्होंने नियमों को समझाया नहीं, बल्कि उन्हें अपनी कविता में इतनी खूबसूरती से इस्तेमाल किया कि वो नियमों के मास्टर बन गए, जैसे बिहारी। और आखिर में थे रीति मुक्त, ये थे विद्रोही या रूल ब्रेकर्स। इन्होंने कहा हमें ये नियम वियम नहीं चाहिए। इन्होंने सारे बंधन तोड़ दिए और अपने दिल की आवाज को, अपने पर्सनल इमोशंस को कविता में जगह दी, जैसे घनानंद। तो फिर सवाल उठता है कि इस दौर का अंत कैसे हुआ और इसने हमारे साहित्य को क्या दिया। चलिए अब रीतिकाल की लेगेसी पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, रीतिकाल की विरासत में दोनों तरह की बातें हैं। अच्छी बात यह है कि इस दौर ने ब्रज भाषा को टेक्निकली बहुत मजबूत किया, उसे निखारा। लेकिन एक बुरी बात भी थी, कविता आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर चली गई। वो बस दरबार की एक कला बनकर रह गई। और यही वजह है कि बाद के दौर में इसकी बहुत आलोचना हुई। फिर जब देश में आज़ादी की लड़ाई का माहौल बना, तब लोगों को ऐसी कविता की ज़रूरत महसूस हुई जो देश की बात करे, समाज की बात करे। और तब रीतिकाल की ये दरबारी परंपरा धीरे धीरे खत्म हो गई। तो कहानी ये है कि जैसे ही समाज का फोकस बदला, लग्जरी से हटकर नेशन पर आया, वैसे ही कविता ने भी अपनी दिशा बदल ली। वो महलों से निकलकर एक बार फिर सड़कों पर लोगों के बीच आ गई। लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। रीतिकाल की कला अपने पेट्रन्स यानी राजा महाराजाओं के टेस्ट के हिसाब से बनती थी। जरा सोचिए, क्या आज की कला, चाहे वो फिल्में हो, म्यूजिक हो या सोशल मीडिया का कंटेंट, वो अपने नए पेट्रन्स यानी बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस, प्रोड्यूसर्स और यहाँ तक कि एल्गोरिदम के टेस्ट को रिफ्लेक्ट नहीं करती? इस पर सोचिएगा जरूर।